हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए आपकी क्लास के एक और मैथमेटिक्स के पेपर को सोल्व करते हैं जो कि क्लास 7 के लिए बना है। पीएमसी केंद्रीय विद्यालय में आ चुका है। पीरियड टेस्ट 2 के लिए ये बना था। अब देखो, ज़रूरी नहीं है जो बच्चे केवीएस से हैं उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट है, ये हर उस क्लास 7 के बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड स्कूल पर सिलेबस पर अपना एग्ज़ाम्स बनाती है। तो एनसीईआरटी जिन भी स्कूल्स में है उन सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी है न्यू ईयर की। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइज, और आगे आपकी शुभकामनाएं, अपने पूरे साल को बेहतर बनाओ। तो छुट्टियां ख़त्म हो गई। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब पेपर सामने है और इन पेपर के बाद बिल्कुल एग्ज़ाम आ जाएंगे आपके फाइनली। तो फाइनल एग्ज़ाम्स में बेहतर परफॉर्म करने के लिए इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो और एज ये क्वेश्चन पेपर को मॉक टेस्ट मानो, ठीक है। तो आपसे न्यू ईयर के लिए आपसे एक मैं सजेशन देना चाहूँगा कि न्यू ईयर पर एक अच्छी आदत को अपना लो और एक बुरी आदत को छोड़ दो। बुरी आदत ऐसी हो सकती है कि जो आप टाइम वेस्ट करते थे, ई गेमिंग विदाउट पर्पज़ खेलते थे, आप ब्रेकफास्ट नहीं करते थे, टाइम से नहीं उठते थे, या खेलना पसंद नहीं करते थे, फिजिकल वर्कआउट नहीं करते थे, टाइम से पढ़ते नहीं थे, फैमिली का आदर नहीं करते थे। तो ये गंदी आदत छोड़ दो और एक अच्छी आदत अपना लो। इन्हीं में से कोई सी एक, जैसे मेडिटेशन करना, फिजिकल वर्कआउट करना, सुबह टाइम से उठना, ब्रेकफास्ट करना, पर्पज़फुली 1 घंटा या 2 घंटा आपका फिजिकल वर्कआउट ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। और कुछ अच्छी आदतें अपनाओ, ठीक है, लाइफ में। तो ये चीज़ हो गई। अब बिना टाइम वेस्ट किए आइए अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ते। आपको पता ही है 1.5 घंटे का पेपर होगा आपका, 40 मार्क्स मैक्सिमम होंगे और सेक्शन ए की तरफ MCQs हमें मिलते हैं हमेशा। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। इन अ पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल्स, तो वर्टिकल एंगल कौन से होते हैं? देखो, एक वर्टिकल लाइन खींच दी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, तो ये जो 2 एंगल बने, ये पेयर है एक, और फिर एक पेयर ये हो गया इस तरफ का, एक पेयर ये हो गया इस तरफ का, और एक पेयर ये हो गया। तो पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं हमेशा? देखो, ये एंगल दोनों इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल है। तो वर्टिकली पेयर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ ट्रांसवर्सल कट्स 2 लाइन्स एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लो, अगर कोई 2 लाइन है, मुझे नहीं पता ये कैसी है, लेकिन एक लाइन इनको ट्रांसवर्सली कट कर रही है, ठीक है। तो जो इंटीरियर एंगल होते हैं, ये 4 एंगल होते हैं, ये इंटीरियर, ठीक है। अब इन 4 में अल्टरनेट कौन से हो गए? जिनको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वाला अल्टरनेट हो गया और ये वाला लाइट वाला भी अल्टरनेट हो गया जिसमें कलर नहीं है, ठीक है। तो जो कलर नहीं है ये दोनों अल्टरनेट इक्वल होंगे, मतलब ये इसके इक्वल होगा और ये डार्क वाला डार्क वाले के इक्वल होगा। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं अगर, तो लाइंस क्या होंगी? लाइन मान लो ये लाइन जो है ये M है, ये N लाइन है, तो M और N क्या होगा? पैरेलल होंगी, ठीक है। अगर एंगल इक्वल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी, और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो वाइस वर्सा एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि कट करने के बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, तो लाइंस क्या होंगी? ऑब्वियसली आपको पूछा जा सकता है अल्टरनेट करके, ठीक है। तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ वन एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज 60 डिग्री द अदर एंगल इज। तो देखो, लीनियर पेयर कौन से हैं? ये आपके लीनियर पेयर हैं। इनका हमेशा सम क्या होता है? इनका सम होता है 180। तो इनमें से अगर एक 60 है तो दूसरा अगर प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकालने के 180 माइनस करेंगे आप हमेशा। लीनियर पेयर का एक एंगल निकालने के लिए दूसरा एंगल 180 में से माइनस कर देंगे। क्या आ जाएगा आपका? x इक्वल टू 120 डिग्री। ऑप्शन बिल्कुल सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट हाउ मैनी वर्टिकली अपोजिट पेयर्स आर फॉर्म्ड। अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो कितने वर्टिकली अपोजिट पेयर बन जाएंगे? देखो, एक लाइन और 2 लाइन। तो वर्टिकली अपोजिट पेयर बताना है, मतलब 2 एंगल का एक पेयर होता है, ठीक है। तो एक पेयर बन गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल है एक पेयर, और दूसरा ये पेयर बन गया, ठीक है। तो कितने पेयर बने? 2 पेयर बने।
ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन सा होता है, जो सिर्फ खुद से, मतलब अगर 13 है तो ये खुद से ही डिवाइड होगा, किसी और से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होगा। ठीक है, तो एक वो खुद होता है और एक सिर्फ 1 होता है। तो दो ही प्राइम नंबर, दो ही फैक्टर होते हैं। तो कौन सा इसमें नहीं है अब बताना है आपको। 71, 89, 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो 13 तो प्राइम नंबर है, ठीक है। 93 किसी से डिवाइड हो सकता है, 93 किसी से, किससे डिवाइड हो सकता है बताओ। 93 को आप करके देख लो 3 से। अब 93 को मैं 3 से करूँगा, 3 3 ज़ा 9, क्या बचा 3, और 3 1 ज़ा 3, तो क्या आ गया, पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया 3 से भी, 1 से भी हो सकता है, 93 से भी हो सकता है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, कैंसिल लग जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि हमें नोट वाला ढूंढना था जो प्राइम नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। द नंबर 28 इज। तो 28 नंबर क्या है, देखो परफेक्ट नंबर वो होता है जिसके फैक्टर्स का सम उस नंबर के बराबर हो, उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। अब 28 का अगर हम फैक्टर्स करें तो क्या फैक्टर्स है, 1 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 4 से डिवाइड हो जाएगा, 7 और 14। इसके बाद किसी से डिवाइड होगा 28 नहीं। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। और इन फैक्टर्स का अगर हम सम करें 1 + 2 + 4 + 7 + 14, तो क्या आएगा, 14 7 21, 21 4 25, 25 2 27, 27 + 1 28। तो टोटल कितना आ गया 28। तो इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। तो 28 क्या है, परफेक्ट नंबर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, क्वेश्चन 7 पर आते हैं। व्हाट इज प्रायोरिटी ऑफ सम ऑफ 3 ओड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर। तो क्या प्रायोरिटी होती है अगर 3 ओड नंबर हो हमारे पास, मतलब कि मान लो 3 5 7 और 1 इवन नंबर +2। तो देखो क्या इनको प्लस करा अगर हमने, तो 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17। तो आप इससे क्या समझे, देखो एक चीज़ ध्यान रखो हमेशा कि ओड प्लस ओड प्लस, देखो ओड प्लस ओड पहले समझो इवन होता है, ठीक है। और इवन में जब भी हम ओड प्लस कर देंगे तो हमेशा ओड हो जाएगा। तो अगर ओड प्लस ओड के अंदर एक और ओड कर देंगे, ठीक है, ये तो इवन ही हो गया, और इसमें एक और ओड प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ओड आ जाएगा। इससे हम क्या समझे कि ये तो भाई इवन का मतलब है 2 ओड, और 2 ओड के बाद एक ओड और, तो 3 ओड का सम होगा तो इक्वल क्या आएगा, सिर्फ एक ओड आएगा। तो ओड प्लस ओड प्लस ओड इक्वल टू ओड ही आएगा। एक चीज़ क्लियर हुई। अब अगर ओड 3 ओड का सम ओड आ रहा है और लास्ट में हमें क्या कहा गया है, एक इवन, तो अगर ओड में एक इवन जोड़ देंगे तो हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा या नहीं। ओड में अगर हम इवन जोड़ेंगे तो हमेशा ओड आएगा। तो जैसे 3 + 2 तो 5 हो गया, जैसे 7 + 4 तो 11 हो गया। तो ये क्या है, ओड है, ये क्या है, ओड है, और ये क्या था, इवन, ये क्या था, ओड, ये भी ओड, और ये इवन, ठीक है। तो इससे हमने क्या सॉल्यूशन कंक्लूजन निकाला कि ओड प्लस ओड प्लस ओड, ये ओड हुआ, प्लस इवन इज इक्वल टू ओड, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा, ओड। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 1/4 × 1/2 इक्वल्स। देखो 1/4 की मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो क्या आएगा, नीचे की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/8 आ जाएगा, ठीक है, 4 2 = 8। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 2/5 क्वेश्चन नंबर 9 है। 2/5 × 3, तो 2/5 × 3, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 5 की 1 से कर देंगे, 2 की 3 से कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 6/5।
ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 4/3 डिवाइड बाई 3/4। 4/3 4 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 डिवाइड बाई 3, और डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये साइन उल्टे हो, ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो 3/4 था, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो 4 की 4 से मल्टीप्लाई करी 16 और 3 की 3 से करी 9। अब कितना हो गया ये 16/9। ऑब्वियसली ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ मैजिक स्क्वायर आर डबल्ड द मैजिक सम बिकम्स। तो आपसे पूछा गया कि अगर एलिमेंट ऑफ मैजिक स्क्वायर डबल कर दें तो उसका सम कितना हो जाएगा। तो देखो, अगर आपके पास एक मैजिक स्क्वायर है, मैजिक स्क्वायर होता है एक ऐसी, वो मान लो आप एक ऐसा, यहाँ पर आपके पास कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है, और इन नंबर्स का जैसे 8 1 6 3 5 7 और 8 और 3 कितना हो गया 11 और 4 1 5 6 9 और 4 9 13 और 2। तो देखो, इसका इस तरफ भी सम करेंगे, अगर हम इस तरफ भी सम करेंगे तो क्या आएगा 15 सभी का, ठीक है, सभी का 15 15। और अगर ऐसे भी सम करेंगे तो क्या आएगा 15 सभी का। तो इससे हम क्या समझे, ये मैजिक स्क्वायर हो गया। अब कहा गया है कि अगर इसकी हर टर्म को, अगर इसकी एलिमेंट को डबल कर दें, जैसे 8 को क्या कर दें 2, 1 को इंटू 2, 6 को इंटू 2, फिर 3 को इंटू 2, 5 को इंटू 2, 7 को इंटू 2 और 4 को इंटू 2, 9 को इंटू 2 और 2 को इंटू 2। तो आपका वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी 16, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 2 10 18 12 14 और 4। तो अब इनका सम देखो, मैजिक स्क्वायर की हर वैल्यू हर एलिमेंट, मैजिक स्क्वायर का हर एलिमेंट हमने डबल कर दिया। अब इसकी वैल्यू देखो, तो अब इसकी वैल्यूज़ देखते हैं। 16 2 18 18 + 12 30, 6 10 16 14 30, 8 18 26 4 30, 16 6 22 8 30, 2 10 12 18 30, 12 14 26 4 30। तो आपने क्या देखा, पहले कांस्टेंट क्या आ रहा था 15, अब कांस्टेंट क्या आ रहा है 30। तो 30 क्या है, डबल ही है, तो क्या हो जाएगा, तो इफ़ एलिमेंट्स ऑफ अ मैजिक स्क्वायर आर डबल्ड द मैजिक सम बिकम्स हाफ ऑफ ओरिजिनल, सेम एज ओरिजिनल, डबल्ड इज ओरिजिनल और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा आपका, डबल्ड इज ओरिजिनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर एड अप टू। तो एड अप टू डिग्री अप टू 90 डिग्री। ऑप्शन ए 360 180 90, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। देखो, सप्लीमेंट्री आता तो 180 लगाते, कॉम्प्लीमेंट्री आया तो 90 डिग्री लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आता है, द रेसिप्रोकल ऑफ 1 होल 7/8। तो 1 होल 7/8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 8 1 ज़ा 8 और +7, 8 1 ज़ा 8 और +7 15/8। और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 8 ये न्यूमरेटर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर, तो 8/15। ठीक है, तो ऑप्शन आपका, एक सेकेंड, एट बाई 15, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। तो सामने आपके क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉल्व इट।
1/2 इंटू 4/9 डिवाइड बाई 3। देखो हमेशा क्वेश्चन बोर्ड मास के थ्रू ही होगा। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले आप ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर आप मल्टीप्लिकेशन, फिर आप डिवाइड, फिर आप मल्टीप्लाई का डायरेक्ट साइन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब पहले ब्रैकेट मल्टीप्लाई डिवाइड, तो अगर ऑफ लगा हुआ है तो पहले ऑफ होगा, वरना डिवाइड का साइन होगा और फिर मल्टीप्लाई का। तो ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, बट ऑफ पहले और ये वाला साइन डिवाइड के बाद। तो आपने देखा ये पहले होगा, इसके तो ये पहले होगा, तो 4/9 डिवाइड बाई 3 का मतलब है 4/9, इसको मल्टीप्लाई कर दो और 3/1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया दोबारा से तो 1/3 कर देंगे। और 1/3 का मतलब है 4/27, और 4/27 तो ये बन गया। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, 1/2 से करनी है। तो कैसे करेंगे, 1/2 इंटू 4/27, तो ये क्या हो जाएगा 4/54। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि आपका बन जाएगा 2 2 और 227 सा। देखो डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैं प्रॉपर ही कर रहा हूँ। यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते थे 2 2 तो 2/27 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2/27 ऑप्शन 14 का। तो इसमें ऑप्शंस में 9/27 है, 2/3 है, 4/3 आपके ऑप्शंस में नहीं है, तो आंसर 2/27 होगा। ठीक है, यहाँ पर 9 को 2 करेक्ट कर देंगे, 2/27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 फ्रैक्शंस। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा वो होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, ये ग्रेटर हो, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, अब कैसे, 3/2, 5/3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 फ्रैक्शंस। तो आपके ये 2 फ्रैक्शन है, इन दोनों से इनका हमेशा प्रोडक्ट बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि जब भी न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा तो ये फ्रैक्शन हमेशा 1 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1। अगर इफ़ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर देन ऑलवेज फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1। तो अगर ये 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है ये वाला फ्रैक्शन, और ये भी 1 से ज़्यादा है, ये वाला फ्रैक्शन भी 1 से ज़्यादा है। तो अगर कोई चीज़ 1 से ज़्यादा इस तरफ है, 1 से ज़्यादा इस तरफ है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 से ज़्यादा बड़ी चीज़ आएगी। अब ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब इन दोनों का फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इससे भी बड़ा आएगा और इससे भी बड़ा आएगा। ठीक है, यही पूछा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 फ्रैक्शंस। तो ऑप्शन ये इसका आंसर हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, 15th का आपका ट्रू। क्वेश्चन 16 पर आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सही बात है। देखो प्रोडक्ट ऑफ मान लो 2/3 है, इसकी मल्टीप्लाई 3/2 से कर देंगे। 4/7 है, इसकी मल्टीप्लाई 7/4 से कर देंगे। या 397,182 है, इसका डिवाइड करेंगे हम 43971। तो अगर मल्टीप्लाई करें 43971 डिवाइड बाय 397,182, तो अब आप एक चीज़ देखो कि 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बचा 1। 4 से 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, क्या बचा 1। 43971 से 43971 कट गया और 397,182 से 397,182 कट गया, तो क्या बचा 1। तो हमेशा रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने से कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर उसके रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हमेशा 1 आता है। ऑप्शन ये भी आपका ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। अ लीनियर पेयर में हैव 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स। क्या कहा गया है, लीनियर पेयर में हैव 2 ऑब्ट्यूज एंगल। ये गलत बात है। देखो ऑब्ट्यूज का मतलब है ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री।
ठीक है। अब इसमें देखो ये हमेशा एक्यूट एंगल है, क्यों? क्योंकि ये 90 से कम है। ये हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल है क्योंकि ये 90 से बड़ा है। अगर दो ऑब्ट्यूज एंगल होंगे और 180 का सम, 180 कब आ सकता है? 180 कब आ सकता है? जब ज़्यादा से ज़्यादा दो वैल्यू 90 हो। लेकिन अगर दोनों की वैल्यू 90 से ज़्यादा होंगी, अब ये तो राइट एंगल हो गया बेसिकली, 90 डिग्री तो राइट एंगल हो गया, और इससे छोटा होता है एक एक्यूट। अगर हम इससे कम ले लेंगे, 80 ले लें तो यहाँ पर 110 ले लेंगे, 80 ले लें तो यहाँ पर 100 ले लेंगे, तब भी सम क्या आ जाएगा? 180 आ जाएगा। इससे क्या समझे कि एक एक्यूट होगा तो एक ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। बट अगर हम दोनों ही ऑब्ट्यूज ले लें, 90 से दोनों ही वैल्यू बड़ी ले लें, तो क्या कभी सम 180 आ सकता है? नहीं। और लीनियर पेयर का मतलब ही ये होता है कि दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो इसमें कहा है कि अगर लीनियर पेयर में हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल, क्या हो सकता है? नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। 17th का क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एडजेसेंट होते हैं, ठीक है। ये आपके लीनियर पेयर हैं, 1 2 लीनियर पेयर। लेकिन अगर बात करें कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या लीनियर पेयर बनाएंगे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल लीनियर पेयर नहीं बनाएंगे। क्या आएगा आंसर आपका? फॉल्स। क्वेश्चन 19 पर आता है। परपेंडिकुलर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड मेकिंग डैश एंगल्स ऑन ईच अदर। तो जो परपेंडिकुलर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, एक दूसरे को काट रही हैं, क्या बनाती है? ये राइट एंगल ऑन ईच अदर, ये बनाती है आपका 90 डिग्री एंगल। राइट एंगल लिख सकते हो या 90 डिग्री एंगल्स ऑन ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज। टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार आने वाले नंबर, जैसे 2 3 4 5 7 8, ठीक है। तो पूछा गया सम। अब इनका सम क्या होगा? 2 3 का क्या होगा? 5, 4 5 का क्या होगा? 9, 7 8 का क्या होगा? 8 और 7 15। तो हमेशा क्या होगा? हमेशा ओड होगा। 15 भी ओड है, 5 भी ओड है, 9 भी ओड है। अच्छा, इसके पीछे का कारण क्या है? देखो पूरी सीरीज़ में आप एक चीज़ देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर एक टर्म के बाद एक ओड टर्म आती है ना? एक ओड एक इवन, एक ओड इवन एक ओड, एक इवन एक ओड। तो इससे क्या साबित हुआ कि कोई भी एडजेसेंट आप नंबर ले लो, एक ओड उसमें आएगा ही आएगा। और अगर एक इवन के साथ एक ओड प्लस करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है? ओड आता है, ठीक है। ये फैक्ट है। तो आप कोई भी नंबर ले लो, 2 + 3 ले लो, 5 + 7 5 + 6 ले लो, एडजेसेंट होना चाहिए। 7 + 8 ले लो, 9 + 10 ले लो, क्या आएगा? 5 11 15 19 सब क्या है? ओड है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कंप्लीट हो गया। तो ऑलवेज ओड आएगा। देखो इवन, प्राइम, होल, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो नंबर अपने आप से और 1 से डिवाइड होता है सिर्फ, इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। यहाँ पर आंसर आपका ओड आ जाएगा। सेक्शन बी की तरफ 2 मार्क्स का क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। आपके सामने 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 में से कोई भी 5 करने हैं, लेकिन हम 5 के 5 करेंगे। आइए, तो आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो सही लग रही है, आपको सब समझ में आ रहा है, तो वीडियो को बीच में लाइक कर दो और जो नए बच्चे जुड़े हैं वो फैमिली को सब्सक्राइब कर दो। क्वेश्चन नंबर 21, 2 लाइन्स इंटरसेक्ट इफ वन एंगल इज 75 डिग्री, फाइंड इट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड वन एडजेसेंट एंगल। तो देखो फिगर से समझते हैं। अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है, एक लाइन और 2 लाइन, तो अगर 2 लाइन ने इंटरसेक्ट किया, अब कहा गया है कि इफ़ वन एंगल इज 75 डिग्री और एक एंगल ये 75 डिग्री है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बताओ। एक तो ये एंगल बताना है, एक वन एडजेसेंट एंगल बताना है। अब देखो हमेशा याद रखो
कि वर्टिकली अपोजिट एंगल तो इक्वल होगा बिल्कुल हमेशा, ये क्या होगा 75 के इक्वल होगा, तो ये 75 डिग्री हो गया। और एक एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल का मतलब है अगर दो लाइन है और दो लाइन में एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन इस तरह से पड़ रही है, मान के चलो ये बेस मान लिया आपने और ये लाइन का ऊपर का एंगल निकालना है, तो ये हमेशा 180 डिग्री तो बनाएंगे। लीनियर पेयर भाई, ये लीनियर पेयर ही तो बनाएंगे। देखो जब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, मेरे याद आया कि मैंने फ्लो में आपको लीनियर पेयर की जगह को इंटीरियर एंगल का आंसर बता दिया। देखो यहाँ पे कहा गया है लीनियर पेयर अगर 60 डिग्री है, ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि दूसरा एंगल क्या होगा। अब क्योंकि ऊपर बात चल रही थी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, अगर ट्रांसवर्सल कट करती है दो लाइन को, तो मैंने यहीं पर ये बताने लगा मैं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये आया कि इन दोनों का सम भी 180 होता है और ये को इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। लेकिन लीनियर पेयर होता है, एक बेस मान लो अगर एक लाइन को दूसरी लाइन उसको कट कर रही है, तो जो एंगल दो मिलकर स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ये लीनियर पेयर कहलाते हैं। अब इन दोनों का सम क्या होता है, मान लो ये x है ये y है, तो इनका सम होता है x प्लस वाई इक्वल टू 180, ठीक है। तो अगर एक का सम, एक का 60 डिग्री है प्लस y, तो दूसरे का क्या होगा, वही सेम 180 माइनस 60, तो इक्वल टू 120, ठीक है। आंसर हमारा तब भी 120 आया था, बट मैं आपको बता दूं ये को इंटीरियर एंगल होते हैं और लीनियर पेयर होता है एक लाइन पर दूसरी लाइन डलने के बाद अगर दो एंगल मिलकर वो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पर देखा कि आपसे पूछा गया क्वेश्चन 21 में कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बताओ और वन एडजेसेंट एंगल बताओ। तो वन एडजेसेंट एंगल बताने के लिए मैंने आपको समझाया कि एडजेसेंट का मतलब है एक लीनियर पेयर बनेगा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर एक 75 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा 75 प्लस x, तो क्या आ जाएगा ये 180 डिग्री। और दूसरे एंगल को निकालने के लिए 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 105 डिग्री x की वैल्यू, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल। अब आप कहोगे कि हम इस वाले एंगल को माने या इस वाले को, मतलब आप इस वाले एंगल को निकालने के लिए x मान रहे हो या इसको, आप किसी को भी निकाल लो, ये अपने आप में वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये अपने आप में इक्वल होंगे। तो ये 105 आ गया और ये भी 105 आ गया, ठीक है, सिंपल। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमने एक वर्टिकली अपोजिट एंगल निकाल लिया 75 डिग्री और एक वन एडजेसेंट 105 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। A transversal cuts two lines. If one exterior angle is 120 degree, find the interior angle on the same side of the transversal. देखो अब आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा जितना ज़्यादा हम इसको करेंगे। एक लाइन ने ट्रांसवर्सली एक लाइन को कट किया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा था 22। ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन्स, एक को नहीं टू को करा, ठीक है। तो आप देखो इसमें क्वेश्चन में कहा है कि इफ़ वन एक्सटीरियर एंगल, पहले तो आप एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल को समझो। कितने एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पर, देखो जितने भी मैं ब्लैक से बना रहा हूँ ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। और बाकी जो ब्लू से बना रहा हूँ ये क्या है, ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब आपने एक्सटीरियर और इंटीरियर समझ लिए। अब आपसे कहा है कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल जो है, इफ़ वन एक्सटीरियर एंगल इज़ 120 डिग्री, मान के चलते हैं वन एक्सटीरियर एंगल 120 कौन सा हो गया, ये हो गया आपका 120 डिग्री। इसको रेड से लिख लेते हैं 120 डिग्री। तो कहा गया है फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो इस सेम साइड का इंटीरियर एंगल निकालना है, इसी साइड का इंटीरियर एंगल निकालना है, या तो ये निकाल लो या ये निकाल लो, ठीक है। फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो अब आप एक चीज़ देखो, हम इस एक एंगल से सारे एंगल निकाल सकते हैं। कैसे, अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, सेम वर्टेक्स से दो एंगल बन रहे हैं, दोनों का सम 180 डिग्री है क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं,
180 सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं दोनों, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री बना रहे हैं तो अगर ये 120 हो गया तो 180 में से 120 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये आपका क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। अगर ये 60 डिग्री आ गया तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी आपका क्या होगा 60 डिग्री होगा। अब इसको दूसरी तरह से देखें, मान लो आपने निकाला ना होता, आप यही चीज़ इस वाले एंगल के साथ ना करके इस वाले एंगल के साथ करो, तब भी ये 60 डिग्री आ गया। वर्टिकली अपोजिट से ये भी 60 डिग्री आ गया, और 120 इससे ये भी 120 आ गया वर्टिकली अपोजिट से। समझ गए, ठीक है। तो हमने निकाल लिया, इंटीरियर एंगल निकाल लिया ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। अ लाइट बल्ब इज ऑन, डॉर्जी टॉगल्स इट्स स्विच 77 टाइम्स, विल इट बल्ब बी ऑन और ऑफ, वाई। देखो लाइट बल्ब पहले से एक लाइट बल्ब है, ऑन ऑफ ऑन, ये ऑन है अभी, ये ऑन कुछ इस तरह से लगेगा शायद, ठीक है। अब नीचे से दबा हुआ है, अब 77 टाइम्स वो दबाता है इसको, तो अब पूछा गया है क्या ये ऑन हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा। यही सिंपल सी चीज़ यही पूछी गई है। तो ओड नंबर ऑफ टॉगल्स कंडीशन चेंज, जब भी कोई बात कही जाए आपको, जैसे कि 1 है 2 है 3 है 4 है, तो 1 2 3 4, अगर ये इवन है, ये ओड है, ये इवन है, ये ओड है, और हम इवन बार चलेंगे तो इवन ही आएगा। इवन बार चलेंगे मतलब 1 2 3 4। देखो आपको समझाने के लिए, मान लो कि यहाँ पर इवन ओड इवन ओड इवन, अब 1 2 3 मैंने 3 पर कोई चीज़ चली तो कोई चीज़ सेम रही, पहले इवन थी इवन ही रही। 3 पर मैंने यहाँ से चला 1 2 3 तो ओड थी ओड ही रही, मतलब कोई भी चीज़ सेम ही रहेगी। अगर उसके रिजल्ट हर दूसरी बार में चेंज हो रहा है, मतलब अगर इसके दो ही ऑप्शन है ऑन ऑफ, जैसे कि इवन ओड में होते हैं, इवन ओड इवन ओड इवन ओड, तो दो ही ऑप्शन है इवन ओड। अगर ये 3 चीज़ों में होता, कोई सर्कल होता, कोई ट्रायंगल होता, वो घूम रहा है, पहले ये वाला पॉइंट आता है फिर ये आता है फिर ये आता है, तो चीज़ें चेंज हो जाएगी। बट अगर कोई ऐसा है कि ऑन ऑफ वाला स्विच है जिसमें एक बार ऑन एक बार ऑफ होता है, तो ये इवन ओड की तरह ही काम करता है। अब यहाँ पर सीरीज़ में देखो, अगर हम 3 बार चलते हैं मतलब ओड बार चलते हैं तो क्या रिजल्ट सेम रहता है, लेकिन अगर हम इवन बार चलते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 तो ओड से इवन हो गया, और 1 2 3 4 तो इवन से ओड हो गया। रिजल्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है हमेशा। तो आप देखो, अब आपने इतना समझा कि हम इवन बार कोई चाल चलते हैं तो रिजल्ट सेम रहता है, और ओड बार कोई चाल चलते हैं तो रिजल्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। अब याद करने का देखो कि ओड नंबर पर कैसे चेंज हो रहा है। मैंने अभी बताया कि ओड नंबर पर तो सेम रहा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मान लो नंबर है, और यहाँ पर स्विच ऑन था, तो अगर आपने एक बार दबाया, मतलब एक बार दबाने का मतलब ओड बार, तो रिजल्ट क्या होगा, ऑफ हो गया। सही बात, चेंज हो गया, ओड पर चेंज हो गया। अब जितनी बार भी ओड हम चलेंगे, रिजल्ट स्टार्टिंग वाले का चेंज ही हो जाएगा। स्टार्टिंग में क्या था, ऑन था, अब हमेशा ओड पर ऑफ आ जाएगा, ओड पर ऑफ आएगा। ऐसे ही चलते चलते 77 भी आएगा कहीं पर, ठीक है। तो 77 पर क्या आएगा, रिजल्ट ऑफ आ जाएगा। तो इसको क्या कहलाएंगे, जब भी हम ओड बार चलेंगे तो रिजल्ट हमेशा चेंज होगा, ये याद रखना। जब भी हम, क्योंकि देखो ऑन के बाद जो पहला स्टेप है ना, उस पर हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो हमने काउंट किया था कि इवन ओड 1 2 3
ओड पर होगा तो चेंज नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा मतलब, चेंज नहीं होगा का मतलब है कि जो पहली बार में आया है वो ही हमेशा आएगा, वो चेंज नहीं होगा, मतलब ऑफ ही रहेगा हमेशा। अगर हम ओड बार चलेंगे, तो अगर इवन बार चलेंगे तो रिजल्ट चेंज, अगर इवन बार चलेंगे तो रिजल्ट नो चेंज। ये याद रखना, बस ये चीज़ गांठ बांध लो कि अगर 77 बार चले हैं डायरेक्ट, अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखो, कहा गया है 77 टाइम्स उसने स्विच दबाया, पहले ऑन था। अगर पहले ऑन था और 77 टाइम्स दबाया तो 77 क्या होता है, ओड होता है। रिजल्ट क्या हो जाएगा ओड में, चेंज। पहले ऑन था अब ऑफ हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमने एक क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझाया आपको और आपने किया, तो अब आप आंसर में क्या लिखोगे 23, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आंसर में आप किस तरह से लिखोगे, आंसर में आप लिखोगे कि ओड नंबर ऑफ टॉगल्स, ओड नंबर ऑफ टॉगल्स इक्वल टू हो गया आपका कंडीशन ऑलवेज चेंज। ठीक है, तो ऑन से ऑफ हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज हैवियर 12/15 और 500 ग्राम्स या 3/20 और 4 kg। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, 4 kg का 3/20 ज़्यादा हैवी है या 12/15 500 ग्राम का। अब इसको कंपेयर करने के लिए एक नया पेज बना लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। तो 12/15 ऑफ 500 ग्राम कितना होता है, 12/15 इंटू 500, तो 500 को डिवाइड कर देंगे किससे, 15 से। 15 3 ज़ा 45, 5 आपका रिमेनिंग बचा, 0 एज इट इज़ उतरी 50, और 5 3 ज़ा 45। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है आप इसको शॉर्ट तरीके से करो, 5 से 15 कट जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 से ही 500 कट जाएगा, 500 ज़ा 500, 3 से 12 कट जाएगा, 3 4 ज़ा 12, और 4 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 आ गया। इस तरह से आपको करना होता है। अगर ये 400 आ गया तो आपका आ गया ये आंसर 400 ग्राम। और दूसरे की अगर बात करें, दूसरा था हमारा 3/20, यहाँ पर करते हैं 3/20 इंटू कितना 4 kg। 4 kg का मतलब है 4000 ग्राम। अब 0 से 0 कट गया, 2 से 4 कट गया, 2 2 ज़ा कितना बचा 200, तो ये कितना हुआ 3 इंटू 200, जो कि हो गया आपका 600 ग्राम। अब 400 में से ज़्यादा कौन है, 600 ग्राम। तो आपको समझ में आ गया कि बड़ा कौन है, ज़्यादा क्या है, हैवियर क्या है, 3/20 और 4 kg। 3/20 और 4 kg इज हैवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 25, अ वाटर टैंक फिल्स 7/10 इन 1 hour, हाउ मच ऑफ द टैंक फिल्स इन 1/3 hour। देखो एक वाटर टैंक जो है वो 7/10 भर जाता है, मतलब अगर एक टैंक के हम 10 हिस्से करें, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 हिस्से करें तो वो कितना भर जाता है, 7 हिस्से भर जाता है। अभी आपको बना के दिखाता हूँ, एक नया पेज लेते हैं। तो अगर आपके पास एक टैंक है और इसके 10 हिस्से हैं, टैंक बना लेते हैं चौकोर। ठीक है, ये आपका टैंक हो गया। इसके 10 हिस्से कैसे बन जाएंगे, 1 2 ये इसके 10 हिस्से बन गए। अब वो कह रहा है कि
स्टार्टिंग के वाटर टैंक जो भरता है वो 1 घंटे में 7/10 भर जाता है। 7/10 का मतलब है यहाँ से लेकर ये भर गया, ये भर गया, ये भी भर गया, ये भी भर गया, ये भी भर गया, ये भी भर गया, ये भर गया। ये 1 आवर में भर रहा है, इन 1 आवर। ठीक है, अब पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि हाउ मच ऑफ द टैंक फिल्स इन 1/3 आवर। तो 1/3 आवर में कितना भरेगा? तो अगर 7/10 इन 1 आवर तो 1/3 में कितना भरेगा? अब 1 को 1/3 बनाने के लिए क्या करते हैं? 1/3 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7/10 इंटू 1/3, तो 1 आवर था जो पहले, वो कितना हो गया? 1/3। तो हमने देखा कि 7/30 इन 1/3 आवर, तो 7/30 भर जाता है 1/3 आवर में। सिंपल, 7/30 भर जाता है, 7/30 टैंक फिल हो जाता है इन 1/3 आवर में। आप सिंपल इस तरह से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 3/3 होल 3/4 फीट एंड 9 होल 3/5 फीट। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स, अब साइड्स आपको ये दे दी। देखो आपके बुक में एक चैप्टर है जिसमें फ्रैक्शन एक पूरा कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप देखो 3 होल 3/4 फीट को कम्प्लीटली बदलें तो 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12। इसको लिख सकते हैं आप कैसे? इसको लिख सकते हैं आप ऐसे 4 × 3 + 3 डिवाइड बाय 4। ये कितना बना? 4 3 12, 12 + 3 15 डिवाइड बाय 4। और दूसरी साइड हो गई आपकी 9 होल 3/5 फीट। तो 9 होल 3/5 फीट में 5 × 9 + 3 डिवाइड बाय 5, जो कि आपका हो गया 5 9 45 + 3 48 डिवाइड बाय 5। अब अगर ये दो डायमेंशंस है रेक्टेंगल की, मान लो ये 15/4 और ये 48/5, ठीक है, तो आपको एरिया निकालने के लिए क्या करना होता है? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। L × B होता है, वही निकालना है आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 15 × 4, 15 डिवाइड बाय 4 इंटू 48 डिवाइड बाय 5। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप इसको कट कर देंगे। कैसे? 5 3 15 और 4 12 48, तो कितना बचा? 3 × 12, जो कि हो गया आपका 36 स्क्वायर फीट। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी, 5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा। 2 क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन 27 आता है, ड्रॉ 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ 2 पैरेलल लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल। देखो 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है आपको, कट बाय ट्रांसवर्सल। ओके, मार्क एंड नेम ऑल 8 एंगल्स। ऑल 8 एंगल्स कौन से? 1 2 3 4, 1 2 3 4। आइडेंटिफाई 1 पेयर ईच ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग। हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकालो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल निकालो, वर्टिकली अपोजिट एंगल निकालो, को इंटीरियर एंगल्स निकालो, स्टेट वेदर ईच पेयर इज इक्वल और सप्लीमेंट्री। सब चीज़ें बतानी है आपको इस एक फिगर के द्वारा। ठीक है, तो आइए इस पूरी एक फिगर को समझते हैं और करते हैं। तो आपने 2 लाइन खींची, वन 2 3 4, 5 6 7 8। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर हम चले तो आप एक चीज़ देखो, हमारे सामने हमें क्या निकालना है?
इसके लिए बड़ा पेज चाहिएगा। हाँ ये ठीक है। तो हम एक फिगर दोबारा से बना लेते हैं। तो आपने फिगर देखी, हमने दोबारा से फिगर बना ली। इस फिगर के बिहाव पर हमें देखना है कि वन पेयर ऑफ ईच कोरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर वर्टिकली और को इंटीरियर, चारों को बताना है। तो और उससे पहले मार्क करने हैं ऑल 8 नेम्स। तो आपने 8 के 8 एंगल के नाम दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली, ये एल और ये एम लाइन, ये दोनों ही पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है आपको। इसके बाद एक ट्रांसवर्सल लाइन से आपने कट कर लिया था, तब आपके ये 8 एंगल बने थे। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, उसको समझेंगे बाद में। पहले लिख लेते हैं कि हमारे जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, वो इक्वल हैं। और कौन से होंगे? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। ठीक है, ये वाला एंगल 6 के इक्वल, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल, फिर एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल और एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल। इसके बाद आते हैं अपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की तरफ। इसमें आप देखो कि कौन से होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं हम, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में आते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं, ये भी बात ध्यान रखना। अभी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स देख लेते हैं। जिसमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 आता है, मतलब एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल होगा और एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल। एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, नेक्स्ट को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, आइए वो लिख लेते हैं। को इंटीरियर एंगल्स की अगर हम बात करें तो ये आपका 3 और 6, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है? एंगल 4 प्लस एंगल 5 सप्लीमेंट्री सम होता है, मतलब 180। एंगल 3 प्लस एंगल 6। ठीक है, और इसके बाद लीनियर पेयर एंगल्स आते हैं। इसमें आप देखो कि इंटीरियर सेम साइड वाले एंगल जो होते हैं 1, 3 और 6, ये तो आपके होगी को इंटीरियर एंगल्स। और अगर एक लाइन पर ही किसी ट्रांसवर्सल लाइन से मिलके, मतलब सेम वर्टेक्स पर एक लाइन 2 एंगल को बना रही है और बेस स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब है वो लीनियर पेयर बना रहे हैं जिनका सम सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री होगा। तो इसमें कौन से आ जाएंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2, इनका भी सम क्या होगा? 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री है। एंगल इसमें भी 4 आ जाएंगे आपके, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 3, और कह लो आप एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस एंगल 4 और एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, इस तरह से आपने पूरा देखा और आपने किया। और इसमें कौन से आते हैं? आपके सामने आ जाएंगे। मान लो कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल की बात की जाए अगर,
तो हमने अल्टरनेट इंटीरियर कर लिया, कोरस्पॉन्डिंग कर लिए, को इंटीरियर कर लिए, वर्टिकली अपोजिट रह गए, है ना। हमने अल्टरनेट एक्सटीरियर एक्स्ट्रा कर लिया और लीनियर पेयर एक्स्ट्रा कर लिए। तो ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, बट आपको समझाने के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो दिखाया गया है वही आए, ये भी आ सकता है। पूछा क्या गया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। अब आप देखो शुरू से देखते हैं एक बार फिर से, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, सेम पोजीशन पर बने एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो आपको सेम पोजीशन पर दिख रहे हैं बनते हुए, ठीक है। ये आपको, एक सेकेंड, मैं इसको क्या करना चाहिए मुझे, क्या मैं वाइट कर दूं? अगर हम इसको वाइट कर देंगे तो क्या ये दिखेगा? हाँ, ठीक है। तो इतना काफ़ी है। देखो अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें जो सेम पोजीशन पर बने हैं, सेम पोजीशन पर, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, 1 और एंगल 5, ये दोनों सेम पोजीशन पर दिख रहे हैं। इसके बाद आपने देखा 2 और 6 भी सेम पोजीशन बना रहे हैं। उसके बाद 8 और 4 भी सेम पोजीशन बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकाले। पैरेलल लाइंस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। दूसरा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें, ट्रांसवर्सल के बीच में अपोजिट साइड पर देखो आप, ये अपोजिट साइड्स पर अल्टरनेट इंटीरियर, मतलब ये वाला एंगल आपका, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे, इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करें तो ये वाला एंगल ऊपर का और ये नीचे का, क्योंकि ये बाहर की तरफ है इसलिए एक्सटीरियर नाम दिया गया है। ये वाला एंगल ऊपर का और ये वाला एंगल इक्वल होंगे हमेशा। जब लाइन L और M इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी और ट्रांसवर्सली कट होंगी, ठीक है। अब आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे कि एंगल 2, एंगल 4 इक्वल होंगे, एंगल 1, एंगल 3 इक्वल होंगे, एंगल 5, एंगल 7 इक्वल होंगे, एंगल 8, एंगल 6 इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर 5 और 7 इक्वल हैं और 5, 7 इक्वल हैं और वर्टिकली 5 और 7 इक्वल है और एक्सटीरियरली एंगल 1 और 7 इक्वल हैं, तो सिंपल सी बात है एंगल 1 और 5 इक्वल हो गए। तो अगर एंगल 5 इक्वल हो गए, यही तो मैंने बताया था कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो ये वाइस वर्सा एक दूसरे को प्रूफ करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। इस तरह से हमने सब देखा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 पर आ गए हम। 28 में कहा गया, इफ़ 1/4 kg ऑफ अ फ्लोर इज़ यूज टू मेक 12 रोटीज़ देन फाइंड, और आपके सामने है कि हाउ मच फ्लोर इज़ यूज टू मेक 6 रोटीज़ एंड इन 2 kg फ्लोर हाउ मैनी रोटीज़ वी कैन मेक। अब आप देखो, फ्लोर मतलब मैदा। अगर आपके पास 1/4 kg ऑफ मैदा 12 रोटियों को बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, फाइंड करो हाउ मच फ्लोर इज़ यूज टू मेक 6 रोटी। 6 कितना है, 12 का आधा, तो आधी रोटियां बनाने के लिए आधा ही मैदा यूज़ होगा। तो 1/4 को डिवाइड कर दो किससे, भाई देखो यहाँ पर आपको समझाने के लिए प्रॉपर लैंग्वेज में लिखते हैं।
फ्लोर यूज्ड इक्वल टू 1/4 kg। ठीक है, रोटीज मेड इक्वल टू 12, मतलब 12 रोटीज़ बन रही है 1/4 kg फ्लोर से। क्लियर। अब अगर हम एक रोटी का निकालें, फ्लोर यूज्ड फॉर 1 रोटी, तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा आपका 1 रोटी के लिए निकालना है ना, तो 1/4 kg को 12 से डिवाइड कर देंगे। 1/4 को 12 से डिवाइड कर देंगे, जिसको अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 12 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और 1/4 को डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे साइन, और ये इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, मतलब साइन ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो 12/1 1/12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने डिवाइड से मल्टीप्लाई कर दिया साइन। अब क्या आ गया इसका आंसर? 1/48। तो देखो, एक रोटी बनने के लिए 1/48 kg फ्लोर की ज़रूरत पड़ रही है, 1/48 kg फ्लोर की। अब आप देखो कि अगर एक रोटी के लिए 1/48 kg की ज़रूरत पड़ रही है तो कितनी, हाउ मच फ्लोर इज़ यूज टू मेक 6 रोटीज़, तो 6 रोटीज़ के लिए कितना पड़ेगा? ऑप्शन ए का आंसर होगा। अगर एक रोटी में इतना है तो एक रोटी में अगर 1/48 kg है तो 6 रोटी बनाने, 1 रोटी से 6 रोटी बनाने के लिए कितना करा हमने? 6 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो 6 रोटीज़ बनाने के लिए 1/48 इंटू 6 कर देंगे, जो कि आ जाएगा आपका 6 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, तो ये कट जाएगा तो 1/8 आ जाएगा। तो 1/8 kg फ्लोर यूज़ होगा 6 रोटीज़ बनाने के लिए, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। बी, इन 2 kg फ्लोर हाउ मैनी रोटीज़ वी कैन मेक, तो 2 kg फ्लोर में कितनी रोटी हम बना लेंगे। अब दूसरी तरीके से इस क्वेश्चन को करो। देखो, हमेशा याद रखना कि इस तरह के क्वेश्चन ना इस तरह के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। पहले तो आप आसान तरीका समझ लो कि ये हो कैसे रहा है। जब मैंने 1/4 kg से 12 रोटियां बना ली तो मुझे 6 रोटियां बनानी है। 6 रोटियां बनाने के लिए 6 रोटी कितनी है? 12 की आधी है, मतलब 12 की अगर मैं आधी कर दूं तो कितना आ गया? 6 रोटी। तो 6 रोटी बनाने के लिए 1/4 kg का भी मैं आधा कर दूंगा, तो कितना आ गया? 1/8 kg। ये तो हो गया, प्रैक्टिकली समझा दिया आपको, 1/8 kg आंसर आ गया। बाकी करना आपको इसी तरह से है, 1/8 kg यहाँ से आएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि हमने इसका आधा किया तो इसका भी आधा कर देंगे। सेम इसी तरह से अगर आपने 2 kg मतलब 1/4 kg को पहले हम 1 kg बनाएंगे, 1/4 kg को 4/1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 हो गया, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट गया, कितना आ गया? 2 kg आ गया। सेम इसी तरह से पहले हमने 12 रोटीज़ बनाई थी तो इसको 4/1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 2 से करेंगे तो 4/2, ये कितना आ गया? 4 12 48 इंटू 2 96 आ गया। तो हमने क्या देखा? 96 रोटीज़ बन सकती हैं। कितनी रोटीज़ बन सकती है? 96। ये हो गया डायरेक्ट तरीका कि आपने 1/4 के साथ जितना किया, 1/4 kg था और 12 रोटीज़ थी, तो जो आप 1/4 के साथ करोगे 1/4 को 2 kg बनाने के लिए, वही हमने 12 के साथ किया, तो सेम आंसर जो आएगा वही आपका आंसर होगा। अब इसको करते हैं प्रॉपर वे में कि इसको हमें पेपर में कैसे करना है। पेपर में आप करोगे स्टेप फर्स्ट कि 1 रोटी इक्वल टू 1/48 kg। ठीक है, अब टोटल फ्लोर
2 kg है हमारे पास अगर, तो रोटीज़ इक्वल टू टोटल फ्लोर डिवाइड बाय फ्लोर पर केजी। समझ गए? अगर हमने 1/8 को यहाँ पर 2 को डिवाइड कर दिया 1/48 से, तो वो वैल्यू आ जाएगी जितनी हमारी रोटी बनेगी। इसको थोड़ा मैं उन बच्चों को समझाना चाह रहा हूँ जिनके लिए प्रॉब्लम होता है समझना। देखो, एक रोटी के लिए इतने केजी मैदे की ज़रूरत है। अब इतने मैदे में कितनी रोटी बनेगी? तो आप टोटल मैदे में से ये मैदा घटा दो, ये मैदा बेसिकली तो टोटल मैदे को इस मैदे से डिवाइड कर दो जो एक रोटी बनाने में यूज़ हो रहा है। टोटल मैदे को इस मैदे से डिवाइड कर दो जो एक रोटी बनाने में यूज़ हो रहा है। तो 48 ऊपर जाएगा, 48 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 96 डिवाइड बाय 1 जो कि 96 होता है। तो ऐसे ही रोटीज़ कितनी बन जाएंगी? टोटल फ्लोर है 2 kg डिवाइड बाय 1/48। अगर 1/48 है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में करेंगे अगर हम, तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। तो 48 डिवाइड बाय 1, इधर 2 था, तो आंसर कितना आ गया? 96 रोटीज़। और ये किसकी बात चल रही थी? रोटीज़ की। तो मैंने बहुत कोशिश की आपको सिंपल से सिंपल तरीके से समझाने की। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए क्वेश्चन पेपर के साथ डिटेल सॉल्यूशन की, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू गाइज, और अपना ख्याल रखो, पेपर की तैयारी करते रहो और तगड़े होने पे ध्यान दो। मिलते हैं, बाय बाय।